Hello dear students, in this video we are going to learn about modern theories of management. इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेनरी फेयोल की मैनेजमेंट थ्योरी and his 14 principles of management. So let's start. Henry Fayol was a French coal mine engineer, director of mines and modern management theoretician. His scientific management theory forms the base for business administration and business management. हेनरी फेयोल एक फ्रेंच कोल माइन इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ माइंस भी रह चुके हैं और मॉडर्न मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उन्होंने तैयार की है और उनकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें से ही द बेस फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट वहाँ पे सेटअप हुआ है. इन द एकेडमिक्स वर्ल्ड दिस इज़ आल्सो नोन एज, एकेडमिक्स वर्ल्ड में उसको क्या बोलते हैं इस थ्योरी को, और फेयोलिज्म. Henry Fayol provided one of the most influential modern management concept of his time, and he is the founder of the 14 principles of management and the 5 functions of management. तो वो फाउंडर है 14 मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, वो जो बेस है मैनेजमेंट का, तो उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो अब हम देखेंगे. हेनरी फेयोल आल्सो नोन एज, हेनरी फेयोल को क्या कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी, गेव अ न्यू परसेप्शन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. ही इंट्रोड्यूस अ जनरल थियोरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड एवरी डिपार्टमेंट. तो उन्होंने जनरल थियोरी इंट्रोड्यूस की है जो मैनेजमेंट के हर लेवल पे और कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. द फेयोल थियोरी इज प्रैक्टिस्ड बाय द मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. He concentrated on accomplishing managerial efficiency. तो हेनरी फेयोल की जो थ्योरी है, अगर वो मैनेजर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज करे, रेगुलेट करे इंटरनल एक्टिविटी के लिए, तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है. द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएटेड बाय हेनरी फेयोल आर एक्सप्लेन बिलो. जो 14 प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने मैनेजमेंट के, हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले उसमें डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी बिलीव्ड दैट सेग्रीगेटिंग वर्क इन द वर्कफोर्स अमंग्स द वर्कर विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हेनरी को एक बिलीव था कि अगर हम लोग जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं तो वर्क को हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें क्वालिटी वहाँ पे और ज़्यादा एनहांस होगी और ज़्यादा बढ़ेगी. सिमिलरली ही आल्सो कंक्लूडेड दैट द डिवीजन ऑफ वर्क इम्प्रूव्स द, और उन्होंने क्या बोला है कि जब हम वर्क डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं उसको, तो उसमें क्या क्या इम्प्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड ऑफ द वर्कर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. दिस प्रिंसिपल इज़ अप्रोप्रिएट फॉर बोथ द मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल. जो भी हम लोग काम करते हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, काम को हर एक को उसकी जिम्मेदारी देके रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो काम बहुत अच्छे से हो सकता है, मैनेजरियल लेवल पे हो या फिर टेक्निकल लेवल पे हो. जब तक हम काम को डिवीजन ऑफ वर्क, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर पर्सन को नहीं देते तब तक काम अच्छे से नहीं होगा. और हेनरी फेयोल का ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. सेकंड प्रिंसिपल है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दीज आर द 2 की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के. अथॉरिटी क्या करता है, तो अथॉरिटी फैसिलिटेट द मैनेजमेंट टू वर्क इफ़िशिएंटली. मैनेजमेंट को फैसिलिटी देता है कि वो इफ़िशिएंटली अच्छे से काम कर सकते हैं अथॉरिटी में. और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेक्स देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन अंडर देयर गाइडेंस और लीडरशिप. उनके लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में जो भी काम होता है वो अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड. जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा हम लोग कुछ भी अकम्प्लिश नहीं कर सकते. इट इज़ द कोर वैल्यू फॉर एनी प्रोजेक्ट और एनी मैनेजमेंट. गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटररिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब ईजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव. अच्छा परफॉर्मेंस हो तो जॉब अच्छे से हो सकता है.
Employees' good behavior also helps them smoothly build and progress in their professional career. और जो एम्प्लॉयज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनका अच्छा बिहेवियर और भी प्रोग्रेस के लिए प्रोफेशनल करियर के लिए उनके भी प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बिल्डअप के लिए प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब हर व्यक्ति डिसिप्लिन में रहेगा। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। दिस मीन्स एन एम्प्लॉयज़ शुड हैव ओनली वन बॉस, एक ही बॉस होना चाहिए एंड फॉलो इज कमांड। एम्प्लॉय को पता होना है कि इनका ही कमांड हमें फॉलो करना है, इनके ही ऑर्डर्स हम लोग फॉलो करेंगे। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो मोर देन वन बॉस देयर बिगिंस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैन क्रिएट कन्फ्यूजन। अगर एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा, वहाँ पे अगर कुछ लोग होते हैं हर इंस्टीट्यूशन में तो वो बॉसिंग करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को भी एक से ज़्यादा बॉस वहाँ पे हो तो काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे हो सकता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और काम अच्छे से नहीं होगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो ओनली वन बॉस एंड हिज कमांड, एक ही बॉस और उनके ही कमांड उनको फॉलो करने हैं। देखिए 5th नंबर है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Whoever is engaged in the same activity should have a unified goal. देखिए इसका मतलब क्या है? This means all the person working in a company should have one goal and motive. जो भी कंपनी में काम करते हैं, जितने भी पर्सन काम करते हैं, उनका एक ही गोल, एक ही मोटिव होना चाहिए। Which will make the work easier. उसकी वजह से काम क्या होगा? ईजी होगा and achieve the set goal easily. जो भी गोल, जो भी टारगेट उन्होंने सेट किया है उसको वो अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट्स अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कंपनी को हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करना है रादर दैन पर्सनल इंटरेस्ट। जहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट बढ़ जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बी सबॉर्डिनेट टू द पर्पज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या है उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। दिस रेफर्स टू द होल चेन ऑफ कमांड इन अ कंपनी। तो इसकी वजह से कंपनी में अच्छे से चेन ऑफ कमांड हो सकती है। तो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन के हर एक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्कर्स के लिए। रेम्यूनरेशन कैन बी, रेम्यूनरेशन जो भी होता है मॉनेटरी या फिर नॉन मॉनेटरी होता है। हाउएवर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल्स एफर्ट्स दे हैव मेड। इंडिविजुअल्स ने जो भी एफर्ट किया उस पर वो डिपेंड रहता है। सो रेम्यूनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग द वर्कर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन। In any company, the management or any authority responsible for the decision making process should be neutral. हर एक कंपनी में, कोई इंस्टीट्यूशन में एक मैनेजमेंट होता है या फिर एक अथॉरिटी होती है, कोई भी डिसीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वो लोग कैसे होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए। हाउएवर दिस डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, मतलब कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर वो डिपेंड होता है। हेनरी फ्योल क्या स्ट्रेस करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट देयर शुड बी अ बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द हायरार्की एंड डिवीजन ऑफ पावर। वहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन कभी कभी क्रिएट हो जाती है डिवीजन ऑफ पावर में, या फिर जो भी मैनेजमेंट है, जो भी अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग में। तो इसीलिए सेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ सी 9 नंबर, स्केलर चेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। फेल ऑन दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स दैट द हायरार्की स्टेप्स शुड बी फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट। टॉप से लोएस्ट तक होना चाहिए। दिस इज़ नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नोज देयर इमीडिएट सीनियर, ऑल्सो दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट एनी इफ़ नीडेड। तो हर एक एम्प्लॉय को उनका सीनियर पता होना चाहिए। जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो जल्दी से जल्दी अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये हम लोग अगर फॉर एग्जांपल स्कूल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे,
उसको तो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइजर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है और टीचर्स है। इफ़ एनी केस मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है, स्मॉल प्रॉब्लम इफ देयर इज़, टीचर अपने खुद हैंडल कर सकते तो इट्स ओके, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर कोऑर्डिनेटर के पास जाएंगे, उसके बाद सुपरवाइजर्स है, वाइस प्रिंसिपल है, उसके बाद प्रिंसिपल है। डायरेक्ट तो प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वो स्केलर चेन होता है फ्रॉम टॉप टू द लोएस्ट। सी 10 नंबर ऑर्डर। अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर। तो अच्छे से काम होने के लिए कंपनी को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन को एक वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द वर्क प्लेस विल बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे भी काम होता है, वर्क प्लेस जो भी है, वहाँ पे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ना कि कोई निगेटिविटी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा उतना ही पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा बूस्ट होगी और अच्छे से काम होगा। नाउ सी 11 इक्विटी। ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। हर एम्प्लॉय को हमें इक्वली और रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉयज़ फेस डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी एम्प्लॉयज़ के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि वो देखे और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे रखे कि हर व्यक्ति को वहाँ पे इक्वली और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ रिस्पेक्ट, तो उनकी रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। सो इक्विटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सी नेक्स्ट स्टेबिलिटी, बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एम्प्लॉय के लिए। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ़ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। अगर एम्प्लॉय अपने जॉब में सिक्योर है, उन्हें पता है कि उनकी जॉब अच्छे से चल जाएगी, अच्छे से रहेगी, तो वो उनका बेस्ट 100% दे सकते हैं। अगर वो अनस्टेबल रहे तो वो जॉब में ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉयज़। और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उनके एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी ऑफ़र करे। उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे स्टेबल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो 100% अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। The management should support and encourage the employees to take initiatives in an organization। तो ये मैनेजमेंट का काम है अपने एम्प्लॉयज़ को वो सपोर्ट करे, इनकरेज करे कि हर काम के लिए वो इनिशिएटिव ले आगे बढ़ते रहे। इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट एंड मेक देम वर्थ। तो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा, बढ़ जाएगा काम के प्रति, और वो काम का आउटपुट जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा। तो इनिशिएटिव के लिए ये मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है कि उनको ही सपोर्ट करना है और अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है। नाउ सी प्रिंसिपल नंबर 14, स्पिरिट द कॉर्प्स। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ एंड बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहे, प्रेरित करते रहे, उनको सपोर्ट करे रेगुलरली। Developing trust and mutual understanding will lead to a positive outcome and work environment। तो उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, पूरे इंस्टीट्यूशन में या फिर कंपनी में एक ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति विश्वास उसको डेवलप करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनको डेवलप करनी है। सो these are the 14 principles of management are used to manage an organization and are beneficial for। और ये बेनिफिशियल किसके लिए है? प्रेडिक्शन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो दीज आर द बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी इंस्टीट्यूशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे वो हमेशा टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे रह सकते हैं, या फिर जो भी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी इसको फॉलो करेगा वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन रहेगा, या फिर वन ऑफ द टॉप कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन रहेगा।